तो दोस्तों आप लोग ये बात तो पता ही है कि R15 वर्जन 4 लॉन्च हो चुका है। इसकी न्यू मॉडल में आपको काफ़ी कुछ नया फीचर्स देखने को मिल रहा है। इसके डिज़ाइन लैंग्वेज को भी चेंज कर दिया गया है। वैसे ये बात मैं मानता हूँ कि ये वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेरे को लेट हो गया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ टाउन था। इसी की वजह से आपको वीडियोज़ जो है वो रेगुलरली देखने को मिल नहीं रहे थे। लेकिन फाइनली R15 वर्जन 4 के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगा कि किस वजह से आपको R15 वर्जन 4 को खरीदना चाहिए। साथ ही में इस वीडियो में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या R15 वर्जन 3 जो एग्जिस्टिंग ओनर्स है उनको R15 वर्जन 4 में अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं, क्या ये जो अपग्रेड है उनके लिए फायदे का सौदा रहेगा या फिर नुकसान का। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रखा है वो लोग जोर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको यूट्यूब पे तो पल पल अपडेट्स देने पाता नहीं हूँ न्यू बाइकों की। वहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी अपडेट मिल जाती है इंस्टाग्राम में वाया स्टोरीज और पोस्ट के जरिए। तो इंस्टाग्राम पे जोर से फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वैसे अगर आप लोगों को दूसरी बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी जानना है कि कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, कौन सी बाइक नहीं खरीदनी चाहिए, तो वो सब भी आप मेरे से पूछ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल मैं आपको 6 रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपको R15 वर्जन 4 को कंसीडर करना चाहिए। मतलब अगर आपका बजट 2 लाख के आसपास है तो आपको एक बार R15 वर्जन 4 को जोर से देखना चाहिए, क्योंकि अभी वाली जो न्यू मॉडल यानी वर्जन 4 जो है इसमें काफी कुछ कंपनी ने अपग्रेड कर दिया है। तो 6 नंबर पे सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लुक्स के बारे में। वैसे ये जो लुक्स है इसको मैं हर अपने वीडियोस में काउंट नहीं करता हूँ, क्योंकि लुक्स जो है वो सब्जेक्टिव मैटर होता है। आप लोगों को जो चीज अच्छी लगी हो सकता है किसी और को ना लगे, किसी और को जो चीज अच्छी लगे वो किसी थर्ड पर्सन को ना अच्छी लगे। बट फिर भी ओवरऑल अगर एक एवरेज रिपोर्ट तैयार की जाए R15 वर्जन 4 के लुक्स और डिजाइन के ऊपर, तो मेरे को लगता है कि 90% से ज्यादा लोग यही बोलेंगे कि भाई इसकी जो लुक्स है वो काफी ज्यादा अच्छी है। वैसे यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अब जाके इसकी लुक सही कर दी गई है। आप लोगों को पहले से भी ये बात पता था कि वर्जन 3 की भी जो लुक्स थी वो भी काफी ज्यादा ढांसू थी। तो वर्जन 4 में भी वही सेम चीज आपको देखने को मिल रहा है। और वहीं इसका जो फ्रंट डिजाइन है वो तो R7 इंस्पायर्ड हो गया, जिसकी वजह से ये जो बाइक है कहीं से भी आपको नहीं लगेगी कि ये एक 155 सीसी की बाइक है। मतलब ये बाइक एटलीस्ट 200-250 सीसी की तो जरूरी लगती है, एक बिग बाइक जैसी लगती है। 150-160 सेगमेंट की बाइक नहीं लगती है, क्योंकि इसका जो डिजाइन है काफी बोल्ड और मस्कुलर है। और फ्रंट की डिजाइन तो अभी तक से आप लोगों ने देख ही लिया कि फ्रंट की डिजाइन पे कंपनी ने काफी ज्यादा मेहनत की है। स्पेशली इसका जो सिल्वर कलर है वो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि R15M के नाम से बिक रहा है। सो फ्रंट से ये बाइक और ज्यादा शार्प हो गई है और ज्यादा एग्रेसिव हो गई है। पीछे से ये बाइक ऑलरेडी अच्छी थी तो उतना ज्यादा कंपनी ने ट्विक नहीं किया है पीछे से। सो ओवरऑल लुक्स के मामले में देखा जाए तो ये बाइक कहीं से कम नहीं लगती है। सो अब दोस्तों यहाँ पे फिफ्थ में हम लोग बात करें क्विक शिफ्टर के बारे में। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को क्विक शिफ्टर के बारे में नहीं पता, हो सकता है कि बहुत लोगों को पता भी हो। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि क्विक शिफ्टर क्या होता है। क्विक शिफ्टर की मदद से आप लोग क्लच लेस गियर शिफ्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, क्लच लेस गियर शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्लच दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गियर शिफ्ट करने के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ मैंने बोला गियर शिफ्ट करने के लिए, ये नहीं कि अगर आप लोग ट्रैफिक में 5-10 की स्पीड पे क्रॉल कर रहे हो और फर्स्ट गियर पे डाल दिया और बिना क्लच दबाए मूवमेंट कर रहे हो और आप लोगों को लगेगा कि बिना क्लच दबाए स्कूटी जैसा आगे निकल जाएंगे, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आप लोग गियर अप डाउन कर सकते हो बिना क्लच दबाए। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि स्लीपर क्लच जो बाइकों में मिलता है उन्हीं में आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिलता है। बिना स्लीपर क्लच वाली बाइकों में आपको क्विक शिफ्टर नहीं देखने को मिलेगा। वैसे ऐसा नहीं है कि स्लीपर क्लच के बिना क्विक शिफ्टर दिया ही नहीं जा सकता, जरूर से दिया जा सकता है, लेकिन जनरली यही देखा जाता है कि स्लीपर क्लच जो गाड़ियों में मिलता है उन्हीं में क्विक शिफ्टर भी दिया जाता है। और आप लोगों को पता भी होगा कि वर्जन 3 में ऑलरेडी असिस्टेंट स्लीपर क्लच आता था, अब आपको इसमें क्विक शिफ्टर भी मिलेगा। लेकिन अब अगर आप लोग यहाँ पे पूछो कि स्लीपर क्लच और क्विक शिफ्टर में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों स्लीपर क्लच वाली बाइकों में सिर्फ आप लोग गियर डाउन शिफ्ट कर सकते हो, अप शिफ्ट नहीं कर सकते हो। मतलब गियर को उठा नहीं सकते हो, सिर्फ कम कर सकते हो। मतलब सेकंड से फर्स्ट पे जा सकते हो, थर्ड से सेकंड पे आ सकते हो, थर्ड से फोर्थ पे नहीं जा सकते स्लीपर क्लच में। लेकिन यहाँ पे क्विक शिफ्टर में क्या होगा कि आप लोग ऊपर करो नीचे करो जहां मन जाए वहां करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, बाइक आपकी झटके नहीं मारेगी। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियरली ये बता देता हूँ कि 2 लाख के प्राइस रेंज में यही एक लौती ऐसी बाइक है जिसमें कि आपको क्विक शिफ्टर देखने को मिल रहा है और कोई भी दूसरी बाइक में आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। इवन अपाचे 204 भी बहुत ज्यादा फीचर लोडेड बाइक है, लेकिन उसमें सिर्फ आपको स्लीपर क्लच मिलता है, क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। तो अब क्विक शिफ्टर के साथ ये बाइक उन लोगों के लिए और भी ज्यादा अच्छी होगी जो कि R15 से हाईवे राइडिंग करना चाहते हैं, R15 वर्जन 4 को लंबे लंबे टूर पे ले जाना चाहते हैं। तो अब आपके लिए क्लच का झंझट खत्म, बिना क्लच मारे आप लोग गियर अप डाउन कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर पे रीजन है जिसकी वजह से आपको वर्जन 4 खरीदना चाहिए वो है ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। तो जी हाँ दोस्तों, अब इस बाइक में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी देखने को मिल रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को नहीं लगता है कि एक 155 सीसी बाइक में ये सिस्टम देना ही चाहिए था। लेकिन अगर कंपनी ने दे ही दिया है तो उसको हम लोग को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि ये एक पहली ऐसी बाइक बन गई इस सेगमेंट में जिसमें कि आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल भी अगर एकदम मैं आपको इजी वे में समझाऊं तो ट्रैक्शन कंट्रोल से होगा क्या कि जो लोग ने एकदम नई बाइक चलाना सीखा है और उन लोगों को चाहिए एक हैवी परफॉर्मेंस बाइक, मतलब उन लोगों को 125-100 सीसी बाइक या फिर 150 सीसी बाइक नहीं चाहिए R15 जैसी कोई बाइक, और उन लोगों को लगता है डर कि ये बाइक कहीं आउट ऑफ कंट्रोल या फिर कहीं अनकंट्रोल होकर कहीं लड़ ना जाए, तो ये वाली जो सिस्टम है यहाँ पे आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी, काफी ज्यादा मददगार रहेगी। तो अब यहाँ पे जैसा आप लोगों को नाम ही सुनने से लग रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि ये फंक्शन से बेसिकली क्या होता है कि आपकी जो बाइक है उसकी ट्रैक्शन बनी रहती है। वो ऐसा नहीं
नहीं होता है कि एक ही बार बहुत ज़्यादा चक्का स्पिन हो गया आपका रियर वाला और आपकी बाइक अनकंट्रोल चल गई है, तो ये वाली जो फीचर है उस चीज़ को होने से प्रिवेंट करती है। तो वर्जन 3 के समय बहुत लोग मेरे से पूछते रहते थे कि भाई मैं अभी बिगिनर हूँ, मैंने जस्ट अभी बाइक चलाना सीखा है, क्या मेरे को वर्जन 3 को ले लेना चाहिए। तो मैं उन लोगों को यही चीज़ बोल देता था कि जब तक आपको अच्छी तरीके से बाइक चलाना नहीं आता, एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता, वर्जन 3 इस टाइप की बाइक से थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जो लोग बहुत ज़्यादा प्रो नहीं है, जिन लोगों को बाइक ठीक ठाक चलाने भी आती है, उन लोगों को भी डर लगता था R15 जैसी बाइक से, तो आराम से आप ये वाली बाइक को भी ले सकते हो, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर की वजह से बाइक जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहेगी। सो फोर्थ नंबर पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम। आप लोगों को क्या लगता है कि कंपनी ने ये वाली सिस्टम देके इस बाइक में सही किया या नहीं, या फिर हो सकता था कि इसके बदले कुछ और फीचर कंपनी को देना चाहिए था। अब दोस्तों थर्ड नंबर पे जो रीजन है जिसकी वजह से आपको R15 वर्जन 4 को लेना चाहिए वो है माइलेज। जी हाँ दोस्तों, वर्जन 4 की जो माइलेज है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वर्जन 3 की भी माइलेज काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी देखने को मिल जाती थी। इस प्राइस रेंज में इस वाली परफॉर्मेंस में जैसी आपको जो बाइक मिलती है उनमें किसी में भी आपको ऐसा माइलेज नहीं देखने को मिलता है जैसे कि R15 वर्जन 4 में मिलेगा। चाहे वो आप लोग RS 200 देख लीजिए, चाहे कोई और दूसरी 200 सीसी की बाइक देख लीजिए, सबकी जो माइलेज है वो आपको 30 की एमपीएल टॉप एंड में चलाओगे तो उससे भी कम मिलेगा। लेकिन R15 वर्जन 4 से आपको 40 प्लस की एमपीएल का माइलेज देखने को मिल जाता है, और आज के पेट्रोल के जो रेट चल रहे हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो ये माइलेज काफ़ी ज़्यादा सुनने में अच्छा लग रहा है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि वर्जन 3 में भी माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है, तो ओनर्स हमेशा क्लेम करते थे कि 45 की एमपीएल तक भी माइलेज आसानी से मिल जाता है। तो वर्जन 4 में भी आपको माइलेज में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, क्योंकि एट दी एंड इंजन तो आपको वही सेम मिल रहा है जो कि वर्जन 3 में आता था। तो इसलिए अगर आप लोग 2 लाख के प्राइस बजट के आसपास कोई वैसी बाइक ढूंढ रहे हो जिसमें कि आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी देखने को मिले, माइलेज उतना कम नहीं देखने को मिले जितना कि RS या फिर ड्यूक 200 में जैसे मिलती है, तो इस कंडीशन में आप लोग आराम से वर्जन 4 के साथ जा सकते हो। वैसे मेरे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर ने R15 वर्जन 4 खरीद लिया या फिर कोई भी उसका मॉडल खरीद लिया है, तो अपना जो माइलेज आपको मिल रहा है अपनी बाइक से वो जोर से बताइएगा, ताकि दूसरे व्यूअर्स को भी पता चल जाए कि अब ये वाली R15 वर्जन 4 में ओनर्स को जो माइलेज है, ओनर्स क्लेम माइलेज जो है वो क्या मिल रहा है, मतलब कौन सी कंडीशन में आपको माइलेज सबसे ज्यादा अच्छी मिल रही है, कौन सी कंडीशन में सबसे ज्यादा बुरी मिल रही है। सो थर्ड रीजन थी माइलेज। अब सेकंड जो रीजन है वो है USD फोक्स। USD फोक्स के साथ साथ यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी मैं काउंट करना चाहूँगा, क्योंकि R15 वर्जन 4 में हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, काफ़ी टॉप नॉच है, और साथ ही में अब इसमें आपको USD फोक्स भी मिल रहा है। तो जब वर्जन 2 के बाद वर्जन 3 इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली थी, तो बहुत लोगों ने सोचा था कि USD फोक्स मिलेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो वर्जन 3 ऑलरेडी सेल होते आ रही थी, जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में, उसमें USD फोक्स आता था। लेकिन जब वर्जन 3 इंडिया में लॉन्च हुआ तो कंपनी ने टेलीस्कोपिक फोक्स दे दिया। सो यामा फैन बॉयज को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, उन्होंने सोचा था कि कंपनी इंडियन मॉडल में भी USD फोक्स देगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। बट फाइनली अब वर्जन 4 के साथ ये चीज़ पॉसिबल हो गई है। तो जी हाँ, वर्जन 4 में जैसा आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि अब आपको मिल रहा है USD फोक्स। और USD फोक्स से सीधा सीधा मैं आपको एक मतलब समझा देता हूँ कि USD फोक्स जो बाइकों में रहती है उनमें हाई स्पीड स्टेबिलिटी एकदम बढ़िया रहती है टेलीस्कोपिक के मुकाबले। वैसे यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि टेलीस्कोपिक में हाई स्पीड स्टेबिलिटी रहती ही नहीं है, लेकिन USD को अगर उसके जगह पे कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे हमेशा आपको ज़्यादा अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। इसलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि जितनी भी हाई परफॉर्मेंस बाइक होती है, जितनी भी वो सब बाइकें होती है जिनमें कि आपको काफ़ी अच्छा पावर देखने को मिलता है, सभी USD फोक्स के साथ आती है। चाहे वो निंजा ZX-10R हो गई, हायाबुसा हो गई, यामा R1 हो गई, चाहे वो CBR 650R हो गई, CBR फायरब्लेड, कोई भी स्पोर्ट्स बाइक में आपको USD फोक्स ही मिलता है। सो या USD फोक्स आने के बाद इसकी जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी वो और अच्छी हो जाएगी, पहले ही अच्छी थी लेकिन अब और अच्छी हो जाएगी, और USD फोक्स होने की वजह से इस बाइक का जो लुक है वो और ज्यादा अब अच्छा लगने लगा है। तो सेकंड नंबर पे थी USD फोक्स। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो जी हाँ, फीचर्स भी दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बनता है इस बाइक को आपको लेने के लिए, क्योंकि फीचर्स भी इसमें कंपनी बहुत ज्यादा अब देने लगी, पहले ही दे रही थी लेकिन अब इसमें आपको और ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और मेरे को नहीं लगता है कि इस प्राइस रेंज में अपाची 200 4V को छोड़ के और कोई दूसरी बाइक में इतना फीचर्स आपको मिलेगा। वैसे अपाची 200 4V तो प्राइस के मामले में इस बाइक से काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन इस प्राइस रेंज के हिसाब से RS 200 को डायरेक्टली इससे कॉम्पीट करवाओगे तो आप लोग यही देखने को मिलेगा कि RS 200 फीचर्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे है इस बाइक से। सो फॉर स्टार्टर इसमें आपको डिस्प्ले मोड्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको वैसे राइडिंग मोड्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोड्स मिलेगा, एक ट्रैक मोड मिलेगा, दूसरा स्ट्रीट मोड मिलेगा। ट्रैक मोड में इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको लेटेस्ट लैप टाइम शो होगा, फास्टेस्ट लैप टाइम शो होगा, वही स्ट्रीट मोड में इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको एवरेज माइलेज, एवरेज स्पीड, कूलेंट टेम्परेचर, बैटरी पावर ये सब शो होगा। साथ ही में इसका जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो अब ब्लूटूथ एनेबल्ड हो गया है, जिसकी वजह से आप इसमें SMS अलर्ट देख सकते हो, ईमेल अलर्ट देख सकते हो, कॉल अलर्ट दे सकते हो, अपने फ़ोन बैटरी का जो लेवल वो ऑन द गो ही चेक कर सकते हो। और यामा की ऐप को अगर इससे कनेक्ट कर लेते हो तो और भी 10 टाइप की आपको फीचर्स एनेबल हो जाएंगे इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के थ्रू। साथ ही में इसमें आपको साइड स्टैंड कट ऑफ का भी फीचर देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई भी केस में अगर साइड स्टैंड लगा हुआ है तो आपकी जो बाइक है वो चालू नहीं होगी, और अगर गलती से साइड स्टैंड लग भी जाता है तो आपकी जो बाइक है वो और मतलब उसका जो पावर है वो कट हो जाएगा, बाइक बंद हो जाएगी। और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को अच्छा फीचर लगता है, क्योंकि बहुत लोगों से बार बार ये गलती हो जाती है कि बाइक चलाते वक्त वो लोग स्टैंड हटाना भूल जाते हैं, और स्टैंड लगे रहने की वजह से बहुत बार एक्सीडेंट्स भी हो जाती है। तो ये वाली फीचर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, ये वाली फीचर को और भी दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को अपनी बाइकों में देना चाहिए,
क्योंकि ये फीचर रहेगा तो क्या होगा कि बाइक की जो पावर है वो कट हो जाएगी, बाइक बंद हो जाएगी, तो कम से कम बंदे को पता चल जाएगा कि मेरी जो साइड स्टैंड है वो लगी हुई है। साथ ही में पहले की तरह इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस भी देखने को मिल रहा है, स्लीपर क्लच भी देखने को मिल रहा है, इसमें आपको बाई एलईडी हेडलाइट भी देखने को मिल रहा है। तो देखा जाए तो फीचर्स के मामले में ये बाइक कहीं से भी पीछे नहीं है। तो दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग यही 6 रीजंस बनते हैं जिसकी वजह से आपको जरूर से एक बार R15 वर्जन 4 को कंसीडर करना चाहिए। अगर आप लोगों का बजट 2 लाख के आसपास है तो ये बाइक को आपको एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम लोग लास्ट ये बात करें कि क्या R15 वर्जन 3 जिन लोगों के पास है उनको वर्जन 4 में अपग्रेड करना चाहिए या नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा आंसर है नो। अब आप ही बताइए कि आपके पास सेम वही बाइक है जिसमें कि आपको सेम वैसी परफॉर्मेंस मिलता है, आपको थोड़ा सा फीचर्स और एक्स्ट्रा देखने को मिल रहा है, लुक को अच्छा देखने को मिल जा रहा है, तो इसके लिए आपको फिर से वही सेम बाइक मिल जाएगा, इंजन उसमें सेम मिलेगा, भले फीचर्स उससे ज़्यादा मिल जाए, तो उसके लिए आपको पैसे भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो ये कुछ मतलब अच्छा सौदा लगता नहीं है, ये उतना वर्थ नहीं लगता है। अगर वर्जन 3 ऑलरेडी आपके पास है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि 250 सीसी सेगमेंट में जाओ, 300 सीसी या 400 सीसी सेगमेंट में जाओ, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा, ज़्यादा वर्थ रहेगा। हाँ, यहाँ पे अगर आपके पास कोई पल्सर 150 जैसी बाइक है, यामा की FZ सीरीज़ की कोई बाइक है, तब इस कंडीशन में आप अगर R15 वर्जन 4 के साथ भी जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्जन 3 की जो एग्जिस्टिंग ओनर है अगर वो वर्जन 4 पे जाते हैं तो उतना ज़्यादा मतलब मैंने जैसा आप लोग बोला उतना ज़्यादा फ़ायदे का सौदा रहेगा नहीं। फिर भी यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा कि पूरा घाटे का ही सौदा रहेगा, चाहे तो आप लोग जा सकते हो, लेकिन मेरा जो यहाँ पे आंसर है वो नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपग्रेड थोड़ी सी बड़ी बाइक में करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वर्जन 4 का जो इंजन है वो चेंज हुआ नहीं है, अभी भी आपको वही सेम इंजन मिल रहा है जो कि वर्जन 3 में है। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को अपना आंसर बता दिया कि मैं क्या सोचता हूँ अपग्रेड से रिलेटेड। तो अगर आप लोगों को और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और मैं आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब भी करिए। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक